बच्चों नमस्कार। आज हम अध्याय 3 लेसन 3 जो है हमारा बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक हमारा जो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर है, सब में आप देखेंगे जो हमारा जो टाइम पीरियड है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक है। यानी हम इस पूरे 1200 साल की जो बदलाव है, इसमें बदलाव भी किस किन क्षेत्रों में, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, यानी इन 1200 साल में जिन जिन क्षेत्रों में बदलाव हुआ उसके बारे में हम पूरे 3 चैप्टर लेसन 2, लेसन 3 और लेसन 4 में पढ़ते हैं। अभी जो लेसन 2 आपने पढ़ा था उसमें देखा था, यानी कि लेसन 2 जो था वो बेसिकली इससे संबंधित था हमारा। अब जो लेसन 3 है आपका बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, ये हमारे सामाजिक इतिहास का है। यानी इस 1200 साल में हमारे समाज में कैसे बदलाव हुए, क्या सामाजिक नियम कानून थे, क्या उसका पालन होता था, इन सारे चीज़ों का हम जिक्र करेंगे। तो अब आप देखिए, इसमें हमारा जो मेन स्रोत है इसको जानने का वो है महाभारत। यानी इस चैप्टर में इस सामाजिक जो आपका अध्ययन होगा, जो समाज के बारे में जानना है, उसके बारे में हम स्रोत के रूप में महाभारत का प्रयोग करेंगे। अब महाभारत एक स्रोत है हमारा। अब इसका जो टाइम पीरियड है कि महाभारत कितने साल में बना, तो ये लगभग बनाने में इसको 1000 साल लगे। तो अब एक चीज़ देखिए, कॉमन सी बात है कि हमारे दिमाग में आना चाहिए कि क्या 1000 साल में कोई रचना हुई तो कोई एक व्यक्ति उसका निर्माण कर सकता है या उसको लिख सकता है? तो ऐसा संभव नहीं है। इसका मतलब है कि इसके जो महाभारत के जो लिखी गई उसको लिखने में कई लोगों की मदद ली गई होगी, लेकिन इसका जो शुरुआत की जो मूल रचयिता है, जो इसके मेन है, उसको वेद व्यासी को माना गया। और बाद में इसमें माना गया कि कुछ कहानियां जुड़ती गई बाद में, और उन कहानियों को महाभारत में जोड़ा गया। इस तरह से ये महाभारत में 1 लाख श्लोक बन गए बाद में, और बाद में इसका नाम महाभारत पड़ गया। अब ये देखिए महाभारत में जो, अब देखिए टॉपिक है बंधुत्व, तो इसमें जो महाभारत की कहानी किसकी है? कौरवों और पांडवों के बीच की कहानी है कि इसमें जो कौरव थे और पांडव थे, ये इनके बीच में बंधुता थी। कौरव 100 भाई थे, पांडव 5 थे। इनमें बाद में आप देखेंगे कि इन्हीं के बीच में महाभारत होगा, और जो लड़ाई का जो जड़ है, जो कारण है, उस कारण में आप देखेंगे कि वो कारण जो है वो जमीन है। तो जो बंधुत्व में आप देखेंगे, और जाति प्रथा, इससे पहले आप देखते थे जो वर्ण व्यवस्था था, उस वर्ण व्यवस्था में आप देखते हैं कि जो सबसे ऊपर आपका ब्राह्मण है, फिर आपका क्षत्रिय है, फिर आपका वैश्य है, और लास्ट में शूद्र है। यानी कि जो ये वर्ण व्यवस्था चल रही थी, ये वर्ण व्यवस्था आपने देखा धीरे धीरे ये वर्ण व्यवस्था में बदलाव होगा, और कई जातियां भी इसमें घुस जाएंगी आपकी, क्योंकि इस जाति व्यवस्था में ये वर्ण व्यवस्था ये इतनी स्ट्रिक्ट नहीं रह जाएगी कि सिर्फ ये 4 वर्ण व्यवस्था हो। यानी कि इसमें और भी लोग समाहित होंगे, क्योंकि बाहर के भी लोग आएंगे। इसमें कई लोग जो मलेच्छ के रूप में आप देखेंगे कि जो शक आएंगे, जब लगातार बाहरी आक्रमण होगा, वो राजा के रूप में आएंगे। लोग यहाँ के लोग उसको मानेंगे भी नहीं। तो कहीं ना कहीं जातियों में, अपने समाज में उनको एकोमोडेट करना था, और एकोमोडेट करने के क्रम में हमने उनको नए नए जातियों के रूप में हमने डाल दिया। तो ये सारी जो बंधुत्व, जातिता, वर्ग है, इसमें हम महाभारत के रूप में देखेंगे कि क्या करना है। अब देखो, जो महाभारत है, मेन है महाभारत इस चैप्टर में। अब ये देखिए महाभारत का जो समालोचनात्मक संस्करण है आपका, तो इसमें जो 1-1 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। चूंकि आपका जो इस बार का क्वेश्चन है फर्स्ट टर्म का, वो 40 नंबर एमसीक्यू का है, तो इसमें हमें एमसीक्यू के रूप में मैं तुझे कुछ बताना चाह रहा हूँ। तो इसमें हर एक लाइन को आपको पढ़ना है। जैसे महाभारत जो है आपका, इसको संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान थे एक वीएस सुत्थांकर। जो वीएस सुत्थांकर थे, उन्होंने 1919 में, इसमें आपके एनसीईआरटी में लिखा है,
तो 1919 में जो वीएस सुखतांकर के नेतृत्व में एक परियोजना हुई और इसका जो महाभारत है उस महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया गया। तो एक नंबर के क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि महाभारत का जो समालोचनात्मक संस्करण है वो किसके नेतृत्व में तैयार किया गया। ऑप्शन में एक ये भी होंगे वीएस सुखतांकर। इसके अलावा यह भी पूछा जा सकता है कि इसका समालोचनात्मक संस्करण कब तैयार किया गया, तो 1919 ईस्वी। ये सारे एमसीक्यू के क्वेश्चन हैं जो आपको ध्यान देने हैं और बनाने हैं। इसके अलावा इसमें आप देखेंगे कि इस परियोजना को पूरा करने में कितने साल लगे, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि तो इसमें ऑप्शन आ सकता है कि परियोजना को पूरा करने में ऑप्शन एक आ गया 20 साल, 30 साल, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन आ गया आपका 37 साल, चौथा आ गया आपका 47 साल। इस तरह से हर लाइन इसका इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू बनाने के लिए। तो आपको एमसीक्यू बनानी है उसमें से, और इस तरह के आप एमसीक्यू खुद बनाएंगे कि कैसे तैयार करना है। अब देखिए इसमें जो दूसरा है इसमें दूसरा टॉपिक है बंधुता एवं विवाह। बंधुता एवं विवाह, ये बंधुता विवाह क्या है, तो इसमें परिवारों के बारे में जानकारी है कि परिवार कैसे थे इसमें। तो आप एक चीज देखिए कि बंधुता के बारे में जो परिवार के बारे में जानकारी है, जो आपको पता है पहले भी पढ़ा है, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र हमारे क्या कहते हैं कि उसके नियम क्या है। उसमें जो बड़ा भाई होगा वो अधिकारी होता था, जैसे कोई राजा होता था उसको जो ज्येष्ठ पुत्र होता था वही राजा बनने का अधिकारी होता था। अब उसमें भी आप देखें जो धर्मशास्त्र कहते थे कि लेकिन वो जो व्यक्ति राजा बनेगा उसमें कोई भी डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, यानी कि अपंगता नहीं होनी चाहिए थी। तो वो बड़ा भी होगा, अगर उसमें डिसेबिलिटी है तो वो राजा नहीं बन सकता। इसीलिए आप देखेंगे कि महाभारत में जो धृतराष्ट्र थे उनको राजा न बना करके पांडु को राजा बनाया गया था, उनके छोटे भाई थे, क्योंकि वो अंधे थे। तो उस नियमों का पालन किया जाता था। लेकिन बंधुता में यह था कि अगर वो नहीं है तो छोटा भाई को बनाया जा सकता है। अब इसके अलावा आप देखेंगे कि विवाह, जो इसमें विवाह थे, विवाह कैसे होते थे, तो विवाह के बारे में आप देखेंगे कि विवाह के कुछ नियम थे उस समय। और विवाह को आप दो तरीके से आप पढ़ेंगे, इसमें लिखा होगा, एक विवाह होता था अनुलोम विवाह और एक विवाह होता था प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह जो होती थी, विवाह से पहले अनुलोम और प्रतिलोम विवाह से एक चीज और बताना चाहूंगा, विवाह के एक और नियम थे, इसमें गोत्र व्यवस्था एक थी, गोत्र व्यवस्था। ये गोत्र व्यवस्था क्या थी, तो आप देखते हो कि आज भी हमारे हिंदू जो समाज है उसमें देखेंगे कि गोत्र व्यवस्था लागू है। जो लड़की होती थी, लड़की जो है शादी से पहले पिता के गोत्र को धारण करती है, लेकिन जैसे ही उसकी शादी हो जाती है तो वह अपने पति के गोत्र को धारण करती है। दूसरा इसका एक नियम था कि अंतर्विवाह और बहिर्विवाह। बहिर्विवाह का जो नियम था, बहिर्विवाह में कि अपने गोत्र से बाहर शादी करना, इसी को मान्यता दी गई थी। तो गोत्र से बाहर शादी का मतलब गोत्र व्यवस्था में कि जो लड़की की शादी होगी अपने पिता के गोत्र से बाहर के गोत्र में उसकी शादी होगी। तो इस गोत्र, और सीधी बात है कि गोत्र व्यवस्था में पहले वो पिता के गोत्र को धारण कर रही है, शादी के बाद पति के गोत्र को धारण कर रही है। तो ये गोत्र व्यवस्था के हिसाब से विवाह होता था। दूसरा विवाह एक अलग था, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। ये विवाह ऐसा था कि अनुलोम विवाह उस विवाह को कहा जाता था जिसमें उच्च वर्ण का लड़का, ध्यान से सुनिए इसको, उच्च वर्ण का लड़का अपने से निम्न वर्ण की लड़की से शादी अगर करता है तो वो विवाह अनुलोम विवाह कही जाती थी। जैसे उदाहरण से समझ लीजिए, वर्ण व्यवस्था में भी बताया मैंने कि ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण जो है क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है, ये चार है वर्ण व्यवस्था में। अब जो ब्राह्मण, अगर लड़का ब्राह्मण है तो अगर अपने से नीचे तीनों में किसी से, क्षत्रिय से या वैश्य से या शूद्र, किसी की कन्या से शादी करता है तो वो शादी अनुलोम विवाह कही जाएगी। उसी तरह मान लीजिए वो क्षत्रिय लड़का है
तो अपने से नीचे उसके वर्ण व्यवस्था में नीचे कौन है? वैश्य और शूद्र है। इनमें से किसी की लड़की से शादी करता है तो विवाह अनुलोम विवाह है। इसका मतलब है कि अपने वर्ण व्यवस्था में अपने से नीचे के वर्ण से किसी भी लड़की से अगर कोई शादी करता है तो विवाह अनुलोम विवाह कहा जाता था। उल्टा था प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह में लड़की जो है उच्च वर्ण की लड़की अपने से निम्न वर्ण के लड़के से शादी करती है तो वो विवाह प्रतिलोम विवाह कही जाती थी। अर्थात ब्राह्मण की अगर ब्राह्मण कन्या है अपने से नीचे किसी भी क्षत्रिय वैश्य या शूद्र किसी भी लड़के से शादी करती है तो वो विवाह प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। यानी कि देखिए अनुलोम और प्रतिलोम में उल्टा हो गया। हाँ, अब इसमें देखिए कि इस विवाह में सबसे बड़ी आश्चर्य की बात थी कि प्रतिलोम विवाह को हतोत्साहित किया गया, यानी इस विवाह को गलत माना गया, अनुलोम विवाह को हतोत्साहित नहीं किया गया। वजह इसकी क्या थी? अब इसकी वजह ये रही कि अनुलोम विवाह में आप देखिए आज भी वर्ण व्यवस्था में आप क्या देखते हैं कि जब कोई लड़का अपनी किसी लड़की से शादी करता है तो जो उसके पुत्र या पुत्री होते हैं वो अपने पिता की जो जाति होती है उसको धारण करते हैं। जैसे अगर कोई ब्राह्मण लड़का है अपने से नीचे किसी मान लो वैश्य या शूद्र किसी लड़की से शादी करता है तो जो संतान होती है वो ब्राह्मण ही कहलाता है। तो इसका मतलब है कि जो अनुलोम विवाह है उसको तो अच्छा मान लिया गया। प्रतिलोम विवाह को इसलिए कि क्योंकि जो लड़का होगा वो निम्न वर्ण में चला जाएगा। दूसरा, प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल थी उस समय, यानी लड़कियों को भी प्रॉपर्टी का अधिकार था। तो इसलिए हतोत्साहित किया गया कि अगर उच्च वर्ण की लड़की किसी निम्न वर्ण की अपने वर्ण में शादी करती है तो उसके साथ वो प्रॉपर्टी भी उसके साथ चली जाएगी, इसीलिए इसको हतोत्साहित किया गया। इस तरह से विवाह में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह को ये इस तरह बनाया गया। अब एक और बस इसमें बताऊंगा विवाह के प्रकार ये कितने थे, इसको भी देख लीजिए। इसमें आपके एनसीईआरटी में जो है एनसीईआरटी में जो दिया है वो 8 प्रकार है, 8 प्रकार विवाह के। अब इसमें 8 में कहते हैं कि जो 4 है ये तो शुरू के 4 अच्छे माने गए और बाद के 4 को बुरा माना गया, यानी कि निकृष्ट माना गया। बुरा का मतलब निकृष्ट माना गया। अब देखिए अच्छे 4 को अच्छा और 4 को बुरा। हाँ, एनसीईआरटी में ये है कि इन 8 विवाह के नाम नहीं दिए गए हैं कि वो कौन कौन से विवाह थे। इसमें 1-2 दिया गया है। वैसे मैं आपको बस ऐसे ही बता देता हूँ हिंट के तौर पर। जो अच्छे विवाह थे वो थे ब्रह्म, दैव, आर्स और प्रजापति। और जो बुरा माना गया उसमें गंधर्व, असुर, राक्षस और पैशाच। ये जो 4 थे ये निकृष्टतम थी और ये 4 जो थे इनको अच्छा माना गया। और आज भी आप देखेंगे कि आज भी हमारे हिंदुओं में जो विवाह में ये कहीं ना कहीं प्रकार आपको दिख जाएंगे अवशेष के रूप में। आज भी है जो हमारे मूल विवाह होती है वो ब्रह्म विवाह है, जिसमें आप ब्रह्म विवाह में देखेंगे कि जो संतान है वो इसमें जो कन्या पक्ष का लड़का क्या कहते हैं कि कन्या पक्ष के जो माता पिता होते हैं वो लड़की के लिए सुटेबल वर ढूंढते हैं और दोनों अरेंज मैरिज है आपका उसको दोनों मिल करके शादी करते हैं, वो ब्रह्म विवाह होती है। जो पहले दैव विवाह होता था उस दैव विवाह को ये माना जाता था कि उसमें क्या होता था, ऋषि मुनि जो लोग होते थे, विद्वान लोग होते थे, जब राजा के यहाँ यज्ञ कराते थे तो राजा अपने लड़कियों को पूजा पाठ करा के लड़कियों को उनको दे देते थे, शादी करा देते थे। वो विवाह दैव विवाह होता था। आर्ट्स विवाह जो होती थी इसमें लड़के को 2 जोड़ी बैल दिया जाता था खेती करने के लिए, क्योंकि उसमें खेती मुख्य पेशा था। तो उसमें शादी करके इनको दिया जाता कि अपनी घर गृहस्थी आपको चलानी है। उसी तरह प्रजापति शादी थी। अब देखिए ये चारों शादी जो है आप देखें कि चारों में लड़का और लड़की के माता पिता की सहमति है, इसीलिए इसको अच्छा माना गया। इसमें वर और कन्या दोनों के माता पिता शादी को मिल करके करते हैं, मतलब कि उनकी सहमति है, एग्री है। लेकिन इसमें आप देखें गंधर्व विवाह आजकल लव मैरिज है, जैसे कि घर वालों से अनुमति न लेना और जा करके शादी कर लेना। असुर विवाह जो होती थी, असुर विवाह में आजकल आप देखेंगे कि पैसा देकर के लड़की को खरीदा जाता था, लड़की को खरीद लिया शादी कर लिया, वो असुर विवाह का उदाहरण है। उसी तरह राक्षस और 50 निकृष्टतम शादियां थी। तो बस आपको ये 8 प्रकार है।
बंधुता एवं विवाह, विवाह के अभी हमने 8 प्रकार पढ़े थे। अब बंधुता एवं विवाह में 2 शब्द और आएंगे, कुल और जाति। तो कुल क्या होती है और जाति क्या होती है? आज के संदर्भ में भी आप समझ सकते, कहते हैं कि वो फलाने कुल के हैं। कुल का मतलब होता है कि जैसे हमारे घर परिवार में जैसे जो हमारे मूल पुरुष होते हैं, बहुत पीछे के 6, 7, 8 पीढ़ी के जिसको लोग जानते हैं, और उनसे वो परिवार बढ़ता बहुत दूर तक चला जाता है, तो उसको हम लोग कुल कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी घर में एक कोई बड़ा सदस्य था, उनके 2 पुत्र हुए। मान लीजिए कोई व्यक्ति था, इनके 2 पुत्र हुए, इनके फिर 2 पुत्र हुए, इनकी एक लड़की हुई, एक लड़का हुआ, फिर इनसे कुनबा इनका बढ़ा, इनके भी हो गए 2, इनके भी 3 लड़के हो गए मान लीजिए। तो ये सारा जो आप देख रहे हैं ये एक ही कुल के कहे जाएंगे। क्यों कहे जाएंगे? क्योंकि इनका जो मूल है एक ही व्यक्ति से धीरे धीरे बढ़ता हुआ है, इसलिए नहीं कहते कि हमारी ये कुल खानदान के हैं। तो ये जो शब्द है वो कुल है। और जाति जो होती है, जो एक बड़ा समूह होता है, एक ही जाति के होते हैं, जैसे किसी गांव में आप जाते हैं, एक ही जाति से संबंधित काफ़ी लोग होते हैं, तो वो जाति कहलाते हैं। तो इस तरह से ये 2 शब्द इसमें आपके एनसीईआरटी में है, कुल और जाति। इसके बारे में आपने देखा कि कुल किसे कहा जाता है और जाति किसे कहा जाता है। तो जब आप देखेंगे 2 शब्द और है, पितृवंशिकता और मातृवंशिकता। ये शब्द हमने पीछे भी पढ़ा था और फिर से मैं एक बार इसका जिक्र कर देता हूँ जल्दी से। पितृवंशिकता और मातृवंशिकता क्या है? तो पितृवंशिकता जो होता है वह परंपरा जो पिता के पुत्र फिर पौत्र प्रपुत्र आदि से जो चलता है वो पितृवंशिकता है। यानी पितृवंशिकता में क्या होगी आपकी? पितृवंशिकता में जो पिता होगा, फिर उसका पुत्र होगा, फिर वो प्रपौत्र होगा, यानी कि ये जो वंश परंपरा है वो आदमियों से चलती रहती है। तो ये तो पितृवंशिकता का हुआ। और जो मातृवंशिकता होता है इसमें माता के कुल से चलता है मातृवंशिकता। यानी जो मातृवंशिकता का परंपरा आप देखेंगे, ये परंपरा जो होती है वो माँ से जुड़ी होती है, इसको हम कहते हैं मातृवंशिकता। तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है पितृवंशिकता और मातृवंशिकता। इसको आप लोग पहले भी पढ़े थे, इसको भी आप ध्यान देंगे कि ये पितृवंशिकता क्या है और मातृवंशिकता क्या है। ठीक है। अब एक चीज और हमें देखेंगे कि पितृवंशिकता व्यवस्था के आदर्श क्या थे। टॉपिक ये हमारा पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श। पितृवंशिक व्यवस्था के जो आदर्श हैं उसमें आपको देखना है कि जो उस समय जनरली जो था उस समय पितृवंशिकता चला। जो हमने 2 टॉपिक बताया, पितृवंशिकता मातृवंशिकता, उसमें पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श को लागू किया गया है। सामान्यतः हर राज्य में भी यही व्यवस्था लागू थी। इस पितृवंशिक व्यवस्था में आप देखेंगे कि जैसे किसी राजा का अगर पुत्र नहीं हुआ तो उसका दूसरा भाई उत्तराधिकारी हो जाता था। आप महाभारत में आपने उदाहरण देखा होगा कि धृतराष्ट्र राजा बने थे बाद में, क्योंकि आप देखेंगे कि जो पांडु थे वो चले गए थे छोड़ करके। जब पांडु चले गए तो उनके कोई संतान नहीं थी, तो जब उनकी संतान नहीं थी तो उस समय धृतराष्ट्र को राजा बना दिया गया। तो एक जनरली व्यवस्था यही थी। कभी बंधु बांधव भी सिंहासन पर चले जाते थे। मान लीजिए कोई है ही नहीं, उस राजा से कोई भाई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो जो उनके रिलेशन में चचेरे भाई होते थे वो उस पर राज्य पर उनका अधिकार होता था या राजा बनते थे। कभी कभी आप देखेंगे कि विशेष परिस्थितियों में स्त्रियों ने भी शासन किया, लेकिन ये अपवाद है, एक्सेप्शन है। चूंकि पितृवंशिक व्यवस्था में स्त्रियां नहीं कर सकती थी, लेकिन कहीं कहीं ये अपवाद के रूप में आपको दिखेगा इतिहास में। जैसे जो प्रभावती गुप्त है, प्रभावती गुप्त, ये जो है आप देखेंगे एक्सेप्शन को। प्रभावती गुप्त ने जो वाकाटक शासक थे, वाकाटक शासक की जब इसके पति की मृत्यु हो गई तो प्रभावती गुप्त ने उस समय संभाला था शासन को। तो ये अपवाद के रूप में आपको दिखेगा। तो जो पितृवंशिक व्यवस्था का जो आदर्श है उसमें मूल रूप से आपको यही दिखेगा कि जो
पितृवंशिकता के प्रति झुकाव आपको दिखेगा। अब एक चीज और देखेंगे, इसमें विवाह के नियम हमने आपको बता दिया था कि विवाह के नियम क्या थे। विवाह के प्रकार में भी आपको एक चीज का जिक्र हमने किया था कि जो विवाह के प्रकार बताए थे उसमें कितने प्रकार थे, उसमें आपको एक अंतर्विवाह बताया था और एक आपको बहिर्विवाह बताया था। अंतर्विवाह और बहिर्विवाह, ये अंतर्विवाह और बहिर्विवाह क्या है? तो अंतर्विवाह में एक ही गोत्र में शादी होती थी, यानी एक ही गोत्र में शादी है, और बहिर्विवाह में दूसरे गोत्र में। तो जो मैं आपको बताऊं, आजकल जो जनरल व्यवस्था आप देखेंगे, जो हमारा हिंदू समाज है, उसमें आपको बहिर्विवाह का उदाहरण ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि आजकल ये माना जाता है कि अगर हम एक ही गोत्र में शादी करते हैं तो हम एक गोत्र के जितने भी लोग होते हैं वो भाई बहन मान लिया जाता है। इसीलिए जो बहिर्विवाह को ज्यादा महत्व दिया गया। गोत्र व्यवस्था में यह भी बताया कि स्त्री का जो गोत्र था, शादी से पहले पिता के गोत्र को, शादी के बाद पति के गोत्र को धारण करती थी। और एक चीज और आप देखेंगे, बहुपत्नी प्रथा और बहुपति प्रथा। अब ये क्या था? तो जनरली उस समय जो राजा लोग थे एक से ज्यादा पत्नियां रखते थे, क्योंकि उस समय ऐसी व्यवस्था थी कि राजा चूंकि पावरफुल होता था तो वो बहुत ज्यादा शादियां भी वो लोग करते थे, बहुत सारे स्वयंवर जाते थे, कई जगह शादियां करते थे। तो ये तो जनरली जो आप देखेंगे वो बहुपत्नी प्रथा है, लेकिन कहीं अपवाद के रूप में, बहुत ही अपवाद है बहुपति प्रथा। जैसे महाभारत में आपको देखेंगे कि जो पांडवों की जो शादी हुई थी वो द्रौपदी से हुई थी, यानी 5 पति थे द्रौपदी के 5 पति। तो ये अपवाद है, ये जनरल प्रैक्टिस नहीं था, यानी कि सामान्य तौर पर इस तरह की प्रथा नहीं थी। ये अपवाद के रूप में आपको बहुपति प्रथा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका ये चीज आपको मिला। अब एक चीज देखिए, जो समाज में जो भी नियम कानून थे, जो आचार संहिता थी, यानी कि लोगों को रहने के लिए जो कानून बनाया जाता है, जैसे आज के समय में आप देखते हैं कि हर चीज का कानून है कि आपको सड़क पर कैसे चलना है, या घर की रजिस्ट्री कैसे करानी है, प्रॉपर्टी किसको कैसे दिया जाएगा। ये जो समाज को चलाने के लिए जो नियम कानून बनाए गए थे, उस नियम कानून को उस समय बनाया गया और एक किताब में लिखा गया जिसको कहा गया था मनुस्मृति। यानी मनुस्मृति एक संहिता थी, आप देखेंगे कि जिसका संकलन आप देखेंगे कि 200 ईस्वी से 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में हुआ था, के बीच। और आप देखें कि जो मैं बार बार धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के बातों करते थे, तो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में आपने पीछे पढ़ा था कि इसके हिसाब से ब्राह्मणों के क्या कर्तव्य थे, कैसे वो क्या कमा सकते थे, जीविकोपार्जन के क्या तरीके थे, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, ये सारे चीज धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र संस्कृत ग्रंथों में लिखा गया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो पूरा समाज के लिए जो आचार नियम थे आपके, यानी रूल एंड रेगुलेशन कहिए एक तरह से, रूल एंड रेगुलेशन, वो आपको मनुस्मृति में देखने को मिलेगा। इसमें एक टॉपिक में एक चीज छूट गया था, जो स्त्री के गोत्र पर हमने इतना जिक्र किया था कि स्त्री के गोत्र कैसा होता था शादी से पहले बाद में। लेकिन कुछ इसमें भी अपवाद आपको देखने को मिलेंगे कि जो गोत्र होता था, इस गोत्र में कुछ जो राजा थे उन्होंने अपने माताओं के गोत्र को धारण किया था, माताओं के गोत्र को धारण किया था, लेकिन ये जनरल नहीं था, सामान्य तौर पर। और इसके जो उदाहरण है वो है सातवाहन राजा। जो सातवाहन राजा थे ये आपको मूलतः मिलेंगे पश्चिम भारत में, यानी महाराष्ट्र का जो एरिया आपका है थोड़ा सा, और आंध्र वाला, यहाँ पर ये सातवाहन राजा थे। तो इन्होंने माताओं के गोत्र को धारण किया था। उदाहरण के तौर पर जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी,
तो जो सातकर्णी था वो अपने आगे अपने लिखता है गौतमी पुत्र, यानी अपने माता का नाम टाइटल लगाता है। तो इसमें अगर क्वेश्चन आता है इस पर कि जो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के हिसाब से तो जो गोत्र का जो निर्धारण है वो पिता के हिसाब से हुआ, यानी शादी के बाद जो होगा वो पिता के ही गोत्र को लड़के या लड़के धारण करते हैं। लेकिन इसमें उदाहरण अपवाद के रूप में सातवाहन राजाओं के जो राजा थे उन्होंने अपने माताओं के गोत्र को भी धारण किया था। तो इसमें ये अपवाद के रूप में अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको ये ध्यान रखना है, ये चीज़ छूटी हुई थी, ठीक है। और इसके आपके जो एक आध क्या कहते हैं कि उपनिषदों में बृहदारण्यक जो एक है बृहदारण्यक उपनिषद, उसमें मातृ नाम का जिक्र हुआ है। देखिए एक एक नंबर के क्वेश्चन में कुछ भी बन सकता है। इसका क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आपका जो मातृ नाम है वो किस उपनिषद में मिला है। तो ऑप्शन आ सकता है बृहदारण्यक उपनिषद, इसके अलावा मुंडकोपनिषद, फिर आ सकता है कि बृहदारण्यक उपनिषद और मुंडकोपनिषद दोनों में, तीसरा आ सकता है किसी में भी नहीं। इस तरह से ये क्वेश्चन ही बना सकते हैं। तो मूल रूप से आपका आज का जो टॉपिक था इतना जो हमने आपको बता दिया। अब जो अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे इसमें कि सामाजिक विषमताएं, यानी जो वर्ण व्यवस्था का दायरा था और उससे परे जो हमारा टॉपिक 3 होगा सामाजिक विषमताएं, इसको मैं आपको अगले क्लास में इसमें जिक्र करूंगा। धन्यवाद।